वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर पार्ट 2 डिस्कशन करूंगा। इससे पहले लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर पार्ट 1 डिस्कशन किया था, जिसमें लैपिंग प्रोसेस का बारे में डिटेल में मैं आपको बताया था। लैपिंग प्रोसेस कैसे होता है, लैप प्लेट क्या होता है, लैपिंग एब्रेसिव क्या होता है, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, डिटेल में सब कुछ बताया था। सिलिंड्रिकल सरफेस में हम लोग लैपिंग कैसे करते हैं, फ्लैट सरफेस में हम लोग लैपिंग कैसे करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस में, इंटरनल सरफेस में हम लोग लैपिंग कैसे करते हैं, डिटेल में मैं आपका लैपिंग चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज मैं होनिंग चैप्टर का डिस्कशन करूंगा, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें होनिंग प्रोसेस का बारे में टोटल डिस्कशन करूंगा। होनिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज़ होता है, हम लोग होनिंग किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और होनिंग चैप्टर में और आप लोग का कभी भी प्रॉब्लम नहीं या कोई भी डाउट आप लोग का क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और इतना दिन से जो आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का रटना पड़ता था, आपको याद रखना पड़ता था, अभी आप लोग को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए। ओके, तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं उन सब टॉपिक को क्लियर करता हूँ जो टॉपिक में हमेशा सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। लैपिंग, होनिंग, सरफेस फिनिश, टी गोल्डिंग, मी गोल्डिंग, ईसीएम, ईडीएम और भी बहुत सारा चैप्टर है जो नॉर्मली आप लोगों को किसी ने भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता। वो सब चैप्टर का मैं डिस्कशन ऑलरेडी किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी स्टूडेंट टेक्निकल में आप लोग का कॉन्सेप्ट का क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग 2000 MCQ सीरीज जो चल रहा है टेक्निकल के लिए, सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग सेल का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप लोग MP ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो होनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना है होनिंग हम लोग कब करते हैं, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है। पिछला दिन मैं आपको बताया था लैपिंग हम लोग कब करते हैं, तो लैपिंग और होनिंग सेम पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। लैपिंग और होनिंग दोनों सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होता है, मतलब इसका जो फिनिशिंग होता है एकदम सुपर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है, सोचो कोई भी एक वर्क पीस है, ठीक है, तो इसको हम लोग कोई भी मशीन से मशीनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे मशीन में जो टूल है तो उसमें मशीनिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मशीन चलते टाइम मशीन वाइब्रेट होता है, और मशीन जब वाइब्रेट होगा तो टूल भी वाइब्रेट होगा। तो टूल वाइब्रेट होने का कारण क्या होगा, जब मशीनिंग करेगा वर्कपीस को, तो वर्कपीस का सरफेस में इरेगुलरिटीज बनाएगा। इरेगुलरिटीज में से क्या होता है, जैसे आप लोग का आता है वेवीनेस आता है, रफनेस आता है, तो वो क्या करता है, आप लोग का सरफेस जो होता है उसमें छोटा छोटा आप लोग का चिप्स रह जाता है, और जिसका कारण वेवीनेस रफनेस बन जाता है। तो ये वेवीनेस रफनेस क्या होता है, सरफेस इरेगुलरिटीज होता है। तो मशीनिंग करने के बाद एक्चुअली क्या होना चाहिए, सरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बट उसमें भी टूल वाइब्रेट होने का कारण बहुत छोटा छोटा उसमें वेवीनेस रफनेस रह जाता है। तो इसको सुधारने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये सब इरेगुलरिटीज रहने का कारण सरफेस फिनिश अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इन सब को सुधारने के लिए हम लोग जो फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, वो होता है होनिंग, ठीक है। तो लैपिंग का जो फिनिशिंग होता है वो सबसे अच्छा होता है, IT01 होता है, और होनिंग के लिए कितना होता है, IT04 होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको पता चलता है किसका फिनिशिंग अच्छा आता है, किसका फिनिशिंग उससे कम आता है। तो लैपिंग का फिनिशिंग सबसे अच्छा आता है। तो इंडियन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के हिसाब से IT01 होता है लैपिंग के लिए, और IT04 होता है होनिंग के लिए। तो इतना तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसका बाद आपको ये पढ़ना है, होनिंग इज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग एब्रेसिव स्टिक फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सरफेस। कोई भी एक वर्कपीस है जो मेटल से या नॉन मेटल से बने हैं, तो उन सरफेस से जब आपको मेटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए जब हम लोग एब्रेसिव स्टिक का यूज़ करेंगे, तो जिस प्रोसेस में हम लोग मटेरियल को रिमूव करने के लिए एब्रेसिव स्टिक का यूज़ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होनिंग, ठीक है।
तो एब्रेसिव स्टिक मतलब क्या होता है, जिस स्टिक को आप लोग बोल सकते हैं छर बोल सकते हैं। तो एब्रेसिव स्टिक कैसे बनता है, एब्रेसिव स्टिक बनता है जैसे आप लोग जानते हैं, एब्रेसिव स्टिक इसमें बनता है एब्रेसिव और बॉन्ड से बनता है। ठीक है, एब्रेसिव इसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, इन तीनों में से कोई एक होगा। और बॉन्ड में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, विट्रीफाइड और डिसोनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड और एब्रेसिव मिल के इसमें स्टिक बनाता है। ठीक है, छड़ बनाते हैं। तो ये स्टिक हम लोग यूज़ करके वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग करते हैं। तो ये देखो, ये होता है इसका होनिंग टूल। होनिंग टूल को आप लोग होन भी कह सकते हैं, HONE, होन भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका और भी एक अच्छा क्लियर व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये होन या होनिंग टूल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका एब्रेसिव स्टिक, आप देख सकते हैं इसमें डॉट 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 करके जो है ये आपका एब्रेसिव स्टिक है। जो एब्रेसिव स्टिक एब्रेसिव और बॉन्ड से बनता है, और ये जो एब्रेसिव स्टिक होता है ये बॉन्डेड एब्रेसिव होता है। ऐसे लैपिंग में हम लोग क्या एब्रेसिव यूज़ करते हैं, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल हम लोग उसमें यूज़ कर रहे थे, जो नॉर्मली लूज डस्ट पार्टिकल्स का हिसाब से रह रहा था, या लूज एब्रेसिव पार्टिकल का हिसाब से उसमें हम लोग यूज़ कर रहे थे। बट इसमें क्या होता है, बॉन्डेड होता है, एक बॉन्ड बना देते। जैसे ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, बॉन्ड से बनता है ना, उसमें भी एब्रेसिव और बॉन्ड से ग्राइंडिंग व्हील बनता है। तो इसमें भी ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका एब्रेसिव का स्ट्रिप बना लेते हैं, छड़ बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एब्रेसिव स्टिक बहुत सारा यूज़ होता है। इसका टोटल जो राउंड है, तो इसका टोटल सरकमफरेंस बराबर ऐसे एब्रेसिव स्टिक लगे हुए रहता है। इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, पीछे भी एक होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो टूल है आप देख सकते हैं। इसका बाद ये ब्रोंज गाइड, ये आप देख सकते हैं एब्रेसिव स्टिक का बीच बीच में क्या है, ये ब्रोंज गाइड है। ठीक है, जो होल में जाने का टाइम उसको गाइड करता है टूल को कॉन्सेंट्रिक रहने के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट है। ओके, और यूनिवर्सल जॉइंट क्या कर सकते हैं, उसका लेंथ को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। कभी आपको लेंथ ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है या कम ज़रूरत पड़ता है, तो आपको इधर से मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो इस टूल का क्या काम होता है, सोचो ऐसे कोई भी वर्क पीस है, तो इसमें इस वर्क पीस में होल है। ठीक है, ऐसे होल है, तो इस होल के अंदर ये टूल जाता है। ये टूल क्या होगा, ये टूल ऐसे आता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इसका एब्रेसिव स्टिक है, और एब्रेसिव का ऑलवेज क्या काम होता है, वो मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक, तो ये स्टिक क्या करता है, ये स्टिक ऐसे घूमता है, रोटेट भी करता है, और क्या होता है, रेसिप्रोकेट भी होता है। रेसिप्रोकेट मतलब ऊपर नीचे होता है, मतलब ऐसे आगे पीछे होता रहता है, मतलब अप एंड डाउन होता है। एक तो ऐसे घूमता भी है और ऊपर नीचे भी होता रहता है। ठीक है, और क्या करता है, ऐसे इसका जो मटेरियल है वर्क पीस का जो होल है, तो उसमें जितना मतलब सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है, तो उसमें अगर जो भी सरफेस रफनेस है उसको धीरे धीरे क्या सुधारते हैं, और उसका मटेरियल को बहुत कम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करके उसका अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसका फिनिशिंग को अच्छा करते हैं। और सबसे एक चीज़ आपको याद रखना है, मैं आपको अभी तक नहीं बताया कि लैपिंग हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। लैपिंग हम लोग फ्लैट सरफेस में भी यूज़ कर रहे थे। फ्लैट सरफेस में हम लोग लैपिंग कर सकते थे, फ्लैट एक्सटर्नल सरफेस में हम लोग कर सकते थे, और हम लोग उसमें सिलिंड्रिकल वर्कपीस में भी हम लोग लैपिंग कर सकते थे। सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल या सिलिंड्रिकल इंटरनल वर्कपीस में भी हम लोग लैपिंग कर सकेंगे। ठीक है, मतलब लैपिंग प्रोसेस फ्लैट सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस दोनों के लिए कर सकते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। बट होनिंग कहाँ पे यूज़ होता है, होनिंग यूज़ होता है हॉलो सिलिंड्रिकल वर्कपीस। हॉलो सिलिंड्रिकल वर्कपीस, जो सिलिंड्रिकल वर्कपीस है वो अगर हॉलो होगा, खोखले होगा, तो उसमें अगर आपका फिनिशिंग को अच्छा करना है, या कोई भी सिलिंड्रिकल बोर्ड होल है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, फिनिशिंग को अच्छा करने के लिए हम लोग होनिंग प्रोसेस करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो सिलिंड्रिकल वर्कपीस होता है, तो उसका इंटरनल पोर्शन को हम लोग फिनिशिंग करने के लिए होनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। और कभी कभी एक्सेप्शनली हो भी जाता, कुछ कुछ अलग कंडीशन में हम लोग सिलिंड्रिकल वर्कपीस का एक्सटर्नल सरफेस को भी हम लोग होनिंग कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल मैं बता रहा हूँ, मतलब कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में हो जाता है, जब आपका सिलिंड्रिकल कोई भी एक वर्कपीस है उसका एक्सटर्नल सरफेस को होनिंग करना पड़ेगा, तब भी
तो फिनिशिंग करना पड़ेगा, तभी हम लोग होनिंग प्रोसेस कर सकते हैं, बट बहुत कम टाइम ये प्रोसेस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अभी मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा और आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसका बाद थ्योरी आप लोग को मैं समझाऊंगा। आप इसमें हॉर्निंग टूल या हॉर्न देख सकते हैं, जिसमें एब्रेसिव स्टिक आपको देखने को इसमें मिल रहा है, जो एब्रेसिव छड़ आप बोल सकते हैं, जो एब्रेसिव और बॉन्ड से बनता है। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ। हॉर्निंग प्रोसेस चलते टाइम हम लोग कटिंग फ्लूइड, जिसको आप लोग कूलेंट या आप लोग बोल सकते हैं लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, तो इसका हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल और केरोसिन, जिसका रेशियो होता है 1:4। ऑयल का रेशियो होता है 1 और केरोसिन का रेशियो होता है 4। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक सिलिंड्रिकल बोर्ड है, इंजन ब्लॉक है, तो इंजन ब्लॉक में आप देख सकते हैं उसमें जो बोर्ड है उसमें हॉर्निंग टूल तो रोटेट हो रहा है और अप एंड डाउन भी हो रहा है। रोटेट जो हो रहा है तो रोटेट हो रहा है, और आप देखिए क्या हो रहा है, वो नीचे भी जा रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है या अप एंड डाउन हो रहा है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो कैसे हो रहा है हॉर्निंग प्रोसेस, ऐसे आप देख सकते हैं इंजन सिलिंड्रिकल ब्लॉक का बोर्ड में हॉर्निंग टूल रोटेट हो रहा है और रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है, मतलब अप एंड डाउन भी हो रहा है। तो हॉर्निंग टूल में या हॉर्न में क्या रहता है, एब्रेसिव स्टिक रहता है, एब्रेसिव जर में जो एब्रेसिव रहता है वो क्या करता है, बोर्ड का अंदर जो मटेरियल रहता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, जिसका कारण फिनिशिंग खराब होता है, तो उसको रिमूव करके फिनिशिंग उसका अच्छा कर देता है। अभी समझ में आ गया है कि हॉर्निंग टूल कैसा होता है और कैसे काम करता है। ओके, तो यही मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ और आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, हॉर्निंग इज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग एब्रेसिव स्टिक फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सरफेस। वर्कपीस कोई भी अगर मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनता है, तो उसका मटेरियल को रिमूव करने के लिए जब हम लोग एब्रेसिव स्टिक का इस्तेमाल करते हैं सुपर फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, तो वो प्रोसेस होता है हॉर्निंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस हम लोग क्यों करते हैं, प्रोड्यूसेस हाई सरफेस फिनिश, उच्च सरफेस फिनिश बनाने के लिए। इसका बाद करेक्ट्स द प्रोफाइल ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस, जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है उसका प्रोफाइल को करेक्ट करने के लिए। ऐसे अगर इंजन सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, उसमें जो बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो अगर थोड़ा सा टेढ़ा है या थोड़ा सा टैपर है, तो उसको क्या कर देता है, उसको भी सुधार देता है। ठीक है, क्योंकि हॉर्निंग टूल ऐसे ही रोटेट भी होता है, आगे पीछे भी करता है, और उसका जो एब्रेसिव मटेरियल रहता है वो क्या होता है, हॉर्निंग टूल तो इस होल का साथ टोटल कॉन्सेंट्रिक रहता है। और क्यों रहता है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ इसमें ब्रोंज गाइड रहता है। तो ब्रोंज गाइड आप देख सकते हैं वो होल का साथ हॉर्निंग टूल को कॉन्सेंट्रिक रखता है, और इसमें जो आपका होल में हॉर्निंग टूल जा रहा है वो अगर टोटली वो मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं होता है या टोटली वो स्ट्रेट नहीं होता, उसको भी वो सुधार देता है। रिमूव्ड स्टेपर, अगर होल में टैपर रहता है तो उसको भी सुधार देता है। मटेरियल धीरे धीरे हॉर्निंग टूल रिमूव करके तो टैपर को भी यह हटा देता है। ठीक है, तो इन सब पर्पस के लिए हम लोग करते हैं हॉर्निंग प्रोसेस। और हॉर्निंग प्रोसेस ओनली इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में यूज़ होता है, बट कभी कभी कुछ कंडीशन में, एक्सेप्शनल कंडीशन में एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस में भी हम लोग कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। द हॉर्निंग टूल विथ एब्रेसिव माउंटेड ऑन इट इज हेल्ड ऑन द स्पिंडल ऑफ ए मशीन व्हिच कैन बी रोटेटेड इन इट्स एक्सिस। तो इसमें बोला है हॉर्निंग टूल विथ एब्रेसिव, मतलब जो हॉर्निंग टूल होता है उसमें एब्रेसिव स्टिक लगे रहता है। ओके, और जिसको हम लोग मशीन का स्पिंडल का साथ उसको हम लोग हेल्ड करते हैं, मतलब उसको हम लोग लगाते हैं, और क्या करते हैं, हॉर्निंग टूल मशीन का स्पिंडल का एक्सिस बराबर रोटेट होते रहता है। इसका बाद बोला है एज द स्पिंडल रोटेट्स ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज ऑल्सो गिवन टू द टूल। तो मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि हॉर्निंग टूल सिर्फ और सिर्फ रोटेट नहीं करता, सिर्फ घूमता नहीं है, वो रेसिप्रोकेट भी करता है, मतलब वो आगे पीछे भी होता है, मतलब ऊपर नीचे भी करता है, अप एंड डाउन करता है। तो यही आपको बोला है एज द स्पिंडल रोटेट, मतलब जो मशीन का स्पिंडल में आप लोग हॉर्निंग टूल को पकड़वाया है, तो उसमें क्या होता है, स्पिंडल जब रोटेट होगा तो हॉर्निंग टूल भी रोटेट होता है। और इसमें बोला नॉट ओनली रोटेट, इसमें रेसिप्रोकेटिंग भी होता है, अप एंड डाउन भी होता है। ओके, द सरफेस प्रोड्यूस विल हैव ए क्रॉस हैच पैटर्न। तो इसमें जो सरफेस बनता है इसमें क्रॉस
क्रॉस हैच पैटर्न बनता है। हैच लाइन आप लोग जानते हैं, ड्राइंग में आप लोग किए हैं, तो हैच लाइन मतलब ऐसा होता है। और इसमें क्या बोला है, क्रॉस हैच होता है। तो कैसा होता है इसमें आप देख सकते हैं, ऐसे क्रॉस हैच पैटर्न उसमें बनता है। ओके, क्योंकि इसमें दो मोशन होता है, एक देखिए रोटरी मोशन हो रहा है और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन भी कर रहा है। तो दोनों मोशन का कारण इसमें जो सरफेस एक्चुअली बनेगा, सरफेस टेक्सचर बनेगा, तो वो क्या होगा, वो क्रॉस हैच पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो सरफेस पैटर्न क्रॉस हैच होगा। दिस पैटर्न ऑन द सरफेस टेक्सचर प्रोवाइड्स बेटर लुब्रिकेशन इन सिलिंड्रिकल बोर्ड। तो इसमें जब क्रॉस हैच ऐसे ही पैटर्न बनेगा सिलिंड्रिकल बोर्ड में, तो इसमें क्या होगा, लुब्रिकेशन के लिए, सिलिंड्रिकल बोर्ड में लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें क्रॉस क्रॉस जो जगह होगा उसमें भी लुब्रिकेंट क्या होगा, लगे रहेगा। तो इसमें लुब्रिकेशन अच्छा होता है। बेटर लुब्रिकेशन के लिए हम लोग होनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो होनिंग प्रोसेस से ये भी एक आप लोग को सुविधा प्राप्त होता है कि जब आप लोग का सिलिंड्रिकल बोर्ड में लुब्रिकेशन क्या होता है, बेटर आपको मिलता है, क्योंकि उसका जो क्रॉस हैच होता है उसमें लुब्रिकेंट का बूंद बूंद करके वो आकार में भी लुब्रिकेंट जमा रहता है और वो लुब्रिकेशन का काम में आता है। इसका बात बोला है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो होनिंग इज यूज्ड ऑफ फिनिशिंग बोर्ड इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, मतलब फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल का अगर दोनों चीज़ें अगर बने मटेरियल है तो उसका बोर्ड में फिनिशिंग करने के लिए होनिंग यूज़ होता है। या कोई भी हार्डन या अनहार्डन स्टेट में कोई भी वर्क पीस है तो उसका भी बोर्ड को फिनिशिंग करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद बोर्ड ऑफ एनी साइज, लेंथ, ब्लाइंड और थ्रू टेंडेम और इंटरप्रेट सरफेस कैन बी ऑल्सो होन, मतलब कोई भी ऐसा बोर्ड है कि ब्लाइंड होल है। आप लोग जानते हैं ब्लाइंड होल मतलब क्या, ऐसे कोई भी वर्कपीस है उसका पूरा डेप्थ तक, इतना तक अगर हम लोग होल नहीं बनाते हैं, सिर्फ आधा इधर आधा तक होल बनाता छोड़ देते, तो ऐसा भी होल में जब आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा तब होनिंग हम लोग कर सकते हैं। इसका बाद थ्रू होल है, टेंडेम, इंटरप्रेट सरफेस, एनी साइज, लेंथ, साइज कोई भी हो सकता है या लेंथ आप लोगों का कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग वो सब बोर्ड में हम लोग फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग होनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको देख लेना है, इसमें एक चीज़ आपको बोल रहा है कि बोर्ड्स ऑफ एनी साइज और लेंथ, मतलब बोर्ड का साइज कोई भी हो या उसका लंबाई जितना भी हो हम लोग होनिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिले एक्सपेंडिंग बॉडी, तो होनिंग का बाहर में आपको क्या मिल रहा है, एब्रेसिव स्टिक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें बॉन्डेड एब्रेसिव होता है। तो ये आपका एब्रेसिव स्टिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एब्रेसिव स्टिक है, ये वाला सब एब्रेसिव स्टिक, और उसको गाइड कर रहा है, ब्रोंज गाइड कर रहा है। ठीक है, और उसका बीच में क्या रहता है, उसका बीच में आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग बॉडी, मतलब बॉडी जो एक्सपेंड कर सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साइज का सोचिए कि कोई भी एक होल है, उसका साइज अगर बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए टूल का जब इस्तेमाल करना है तो ये जो बॉडी होता है होनिंग टूल को, वो एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो एक्सपेंडिंग बॉडी का वजह से क्या होगा, एक्सपेंड भी हो सकता है, तब ये होल में आके फिट हो जाएगा, और उसका भी तो एब्रेसिव स्ट्रिप तो वैसे भी रहेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बॉडी इसीलिए दिया जाता है। और इसका लेंथ को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट से हम लोग उसका लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर होल का लेंथ ज़्यादा है तो हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान से रखना, जितना मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, कोई भी यूट्यूबर आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएगा लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, honing can be carried out on drilling or other machine which have arrangement for rotary and reciprocating simultaneously। तो honing प्रोसेस हम लोग ड्रिलिंग मशीन में भी कर सकते हैं, और अदर मशीन जिसमें रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग मोशन साथ में होने का अरेंजमेंट है, उस मशीन में हम लोग होनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ड्रिलिंग मशीन में आप लोग एक्चुअली तो ड्रिल तो रोटेट भी होता है, और उसको हम लोग जो फीड देते हैं तो उसको हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन में भी हम लोग होनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और जिस मशीन में रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोनों एक साथ होने का अरेंजमेंट है, उस मशीन पर भी हम लोग होनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो होनिंग के लिए स्पेशल मशीन भी होता है, होनिंग मशीन जो वर्टिकल होनिंग मशीन होता है और हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन होता है, जो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरा क्लास आप लोग देखते रहना। ए रोटरी मोशन कैन बी गिवन बाय द स्पिंडल। तो रोटरी मोशन क्या होता है, स्पिंडल से प्राप्त होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैन बी आइदर मैनुअल और पावर
मैनुअल और पावर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मशीन यूज। तो इसमें एक्चुअली क्या बोला है, सोचो कोई भी मशीन में आप लोग होनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो रोटरी मोशन होगा, ड्रिलिंग आप लोग सोचिए, ड्रिलिंग में जो होता है तो उसमें अगर होनिंग टूल यूज़ करेंगे तो वो तो रोटरी तो होगा ही, बट उसमें बोला है कि जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, मतलब अप एंड जो अप और डाउन होगा, तो वो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं और पावर फीड से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं कौन सा मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन में हम लोग क्या करेंगे, जब हमको रेसिप्रोकेटिंग करना पड़ेगा तब हमको उसका हैंडल घुमा के, फीड हैंडल घुमा के क्या करना है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम लोग मैनुअली बाय हैंड भी दे सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिक पावर फीड से भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा मशीन आप यूज़ कर रहे हैं। इसका बाद बोला है फॉर मास प्रोडक्शन स्पेशल होनिंग मशीन आर यूज्ड। मास प्रोडक्शन के लिए स्पेशल होनिंग मशीन इसमें यूज़ होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट इसमें जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए स्पेशल होनिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, बाकी दूसरा मशीन यूज़ करने का बजाय जगह में, ठीक है। मेथड्स ऑफ होनिंग, तो होनिंग हम लोग कैसे करते हैं, मैनुअल स्ट्रोक भी करते हैं, आप पावर स्ट्रोक भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी व्हेन टॉलरेंस आर एक्सट्रीमली क्लोज। टॉलरेंस जब बोलेगा एक्सट्रीमली क्लोज मतलब क्या, उसमें फाइन, एक्सट्रीमली फाइन फिनिश आएगा, ठीक है। और टॉलरेंस जब बोलेगा, ओपन टॉलरेंस जब बोलेगा मतलब उसका फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जब बोलेगा ओपन टॉलरेंस मतलब उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, बट जब बोलेगा एकदम टाइट टॉलरेंस या एक्सट्रीम टॉलरेंस मतलब उसका फाइन फिनिशिंग होगा या एक्सट्रीम फाइन फिनिश होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है मैनुअल स्ट्रोक हम लोग कब प्रेफर करते हैं, जब लार्ज क्वांटिटी में आपको जॉब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जॉब बनाना पड़ेगा, तो उसमें जैसे मास प्रोडक्शन में होता है कि एक्सट्रीमली क्लोज उसमें टॉलरेंस आपको देखना पड़ता है, एकदम क्लोज टॉलरेंस मतलब फाइन फिनिश उसका होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग मैनुअल स्ट्रोक प्रेफर करते हैं। मेनी ऑपरेटर्स प्रेफर दिस बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मतलब बहुत ऑपरेटर मैनुअल स्ट्रोक को पसंद करते हैं क्योंकि ऑपरेशन में इसका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, मतलब आप लोगों का हिसाब से आप लोग उसको स्ट्रोक को दे सकते हैं इसीलिए, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द यूज ऑफ एक्सपेंसिव फिक्सर्स टू होल्ड द वर्क। तो एक क्या एलिमिनेट करता है, जब हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग करेंगे तब एक्सपेंसिव जो भी फिक्सर का ज़रूरत होता है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, तो वो सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। बट जब हम लोग पावर स्ट्रोकिंग करेंगे तब ये सब एक्सपेंसिव जो फिक्सर होता है, फिक्सर हम लोग क्या करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है पावर स्ट्रोकिंग के लिए, ओके। तो इसमें क्रॉस हैच आपको सरफेस टेक्सचर देखने को मिलेगा या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसका बाद बोला जॉब कैन बी क्विकली चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को एक टाइप से दूसरा टाइप में आप लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। जॉब कैन बी रिवर्स फ्रॉम एंड टू एंड फॉर एक्यूरेट होनिंग एंड करेक्शन। जॉब को आप लोग कभी भी उसको रिवर्स करके उसका एंड टू एंड आप लोग एक्यूरेट होनिंग कर सकते हैं, करेक्शन उसका कर सकते हैं। द स्ट्रोक लेंथ कैन बी ऑल्टर डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वर्कपीस। तो इसका जो स्ट्रोक लेंथ होगा, स्ट्रोक लेंथ एक्चुअल मतलब क्या है, इसमें आप देख सकते हैं इतना वर्कपीस है, इतना अगर इतना लंबा होगा, ठीक है, तो कितना अंदर तक वो जाएगा और फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा फिर लौट के आएगा, तो ये होता है उसका स्ट्रोक लेंथ। वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल वर्कपीस के ऊपर। इंडिविजुअल वर्कपीस मतलब क्या, वर्कपीस का लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है। पावर स्ट्रोकिंग इज यूज्ड फॉर होनिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्कपीस। पावर स्ट्रोकिंग कब यूज़ होता है, ऑल टाइप्स ऑफ वर्कपीस में जब होनिंग करना पड़ेगा, सभी टाइप वर्कपीस में जब होनिंग करने का जरूरत होगा पावर स्ट्रोकिंग इसमें यूज़ होता है। पावर स्ट्रोकिंग में प्रूव टू बी इकोनॉमिकल पर्टिकुलरली इन केस ऑफ स्मॉल पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में जब आपको पावर स्ट्रोकिंग से होनिंग करना पड़ेगा तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब महंगा हो जाता है। नोट सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। समटाइम्स फॉर फाइनल फिनिशिंग, फाइनल फिनिशिंग के लिए भी मैनुअल स्ट्रोकिंग इज एम्प्लॉयड आफ्टर पावर स्ट्रोकिंग। पावर स्ट्रोकिंग से तो हम लोग सभी वर्कपीस में होनिंग कर सकते हैं, बट इसका फिनिश उतना अच्छा नहीं होता जितना मैनुअल स्ट्रोक में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें बोला जब फाइनल फिनिश हम लोग करते हैं तो पावर स्ट्रोकिंग से होनिंग करने के बाद भी हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। द टूल यूज्ड फॉर मैनुअल स्ट्रोकिंग कंसिस्ट ऑफ मैंड्रेल। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग के लिए जो टूल होता है तो उसमें एक मैंड्रेल रहता है और एब्रेसिव स्टोन रहता है विथ होल्डर रहता है एंड ए पेयर ऑफ शूज मेड ऑफ वेयर रेजिस्टिंग मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस मटेरियल।
तो इसमें आपको बोला है जब हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग करते हैं, मैनुअल स्ट्रोकिंग में होनिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक मैंड्रेल रहता है। मैंड्रेल आप देख सकते हैं मैंड्रेल है। इसका बाद बोला है एब्रेसिव स्टोन रहता है, तो एब्रेसिव स्टोन तो रहेगा ही। इसका बाद बोला है पेयर ऑफ शू रहता है, तो पेयर ऑफ आप देख सकते हैं पेयर ऑफ शू रहेगा। और शू किस मटेरियल से बनता है, वर्कपीस का मटेरियल का हिसाब से वो बनता है, और ये वेयर रेजिस्टिंग मटेरियल से बनेगा, मतलब जो घिसता नहीं है, जो घिसने वाला मटेरियल, जो घिसने से प्रतिरोध करने वाला मटेरियल होता है, तो उससे बनता है इस शूज़। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है आप भी देख सकते हैं, जैसे मैनुअल में भी सेम टू सेम होता है, वही आप लोग का होल रहता है, उसमें ही जो आपका मैनुअल स्ट्रोक वाला होनिंग टूल है तो वो भी अंदर जाता है। इसमें भी आपका देखने को मिलता है एब्रेसिव स्टोन देखने को मिलता है, और इसका बीच में क्या रहता है मैंड्रेल रहता है। ठीक है, और इसका शू रहता है जो आपको गाइड करता है। मैं आपको पहले ही बताया इसमें क्या होता है ब्रोंज गाइड रहता है, तो इसमें शू रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सेम चीज़ होता है बट इसमें क्या होता है, इसमें मैंड्रेल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और शू किस मेटेरियल से बनता है, और एब्रेसिव स्टोन तो सेम टू सेम रहता है। इसका बाद द वेज, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो वेज मैनुअल स्ट्रोक में क्यों यूज़ होता है, एब्रेसिव स्टोन को फीडिंग देने के लिए कितना फीड देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक वर्कपीस है तो इसका होल है, तो इसमें हम लोग होनिंग टूल को डाल दिए है, तो कितना फीडिंग देना पड़ेगा, कितना इसका वर्कपीस से मेटल को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए वेज यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन डिस्कशन करता हूँ। द शूज स्टेबलाइज एंड गाइड द टूल इन टू द वर्कपीस, तो शू क्या करता है वर्कपीस का साथ टूल को गाइड करने के लिए और स्टेबल रखने के लिए शू का इस्तेमाल होता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ब्रोंज गाइड होता है तो इसमें शू होता है। ठीक है, और ये शू क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। शू वर्कपीस का होल का साथ उसको गाइड करता है और टूल को स्टेबलाइज करता है, स्टेबल रखता है। पावर स्ट्रोक टूल विल हैव एब्रेसिव स्टोन एट इक्वल डिस्टेंस ऑल अराउंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द टूल। तो पावर स्ट्रोक टूल ये आप देख सकते हैं, पावर स्ट्रोक टूल में क्या होता है, उसमें इक्वल डिस्टेंस में उसका सरकमफरेंस बराबर, टूल का सरकमफरेंस बराबर एब्रेसिव स्टोन रहता है। और फॉर फीडिंग द एब्रेसिव स्टोन को फीडिंग देने के लिए एक्सपेंडिंग कोन आर प्रोवाइडेड। तो एक्सपेंडिंग कोन क्या होता है मैं आपको बताया कि बीच में रहता है एक्सपेंडिंग कोन, और फीड देने के लिए एक्सपेंडिंग कोन यूज़ होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। जब पावर स्ट्रोक से आप लोग जब होनिंग करेंगे तो उसमें जब होनिंग टूल को फीड देना पड़ेगा तब एक्सपेंडिंग कोन यूज़ होता है। तो एक्सपेंडिंग कोन क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, और क्या होता है जितना मटेरियल आपको रिमूव करना पड़ता है वर्कपीस से उतना मटेरियल को रिमूव करता है। बट मैनुअल स्ट्रोक के लिए क्या यूज़ होता है, वेज यूज़ होता है। तो वेज आप देख सकते हैं ये आपका वेज है। मैनुअल स्ट्रोक का भी होनिंग टूल सेम टू सेम होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्टोन यूज़ होता है, इसमें भी आपका बीच में क्या होता है मैंड्रेल यूज़ होता है। और शू क्या करता है, उसका होल बराबर उसको कॉन्सेंट्रिक रखता है, गाइड करता है, स्टेबल करता है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, बोल रहे हैं द टूल आर यूजुअली ऑफ ए सेल्फ अलाइनमेंट विद द टाइप ऑफ डबल यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो इसमें डबल यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है और ये सेल्फ अलाइनमेंट होता है। इसके बाद होनिंग स्टोन का बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, या होनिंग एब्रेसिव का बारे में आपको पढ़ना है, या अब जो होनिंग स्टिक जिसको आप लोग कह रहे हैं, होनिंग छड़ जिसको आप लोग कह रहे हैं। होनिंग स्टोन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड बॉन्डेड टुगेदर विद विट्रीफाइड, और इसमें रेजोनाइट भी होता है। ठीक है, क्ले, कॉर्क, कार्बन और मेटल, इनसे बनता है एब्रेसिव स्टिक, या आप बोल सकते हैं होनिंग एब्रेसिव स्टोन या होनिंग एब्रेसिव स्टिक। द होनिंग स्टोन हैव ए पोरस स्ट्रक्चर दिस हेल्प्स फॉर चिप क्लियरेंस। ठीक है, इसमें पोरस स्ट्रक्चर रहता है, बूंद बूंद करके उसमें छेद भी रहता है, वो क्या करता है चिप क्लियरेंस करता है। और इसका जो ग्रिड साइज होता है आप देख सकते हैं, ग्रिड साइज 36 से 600 होता है, और मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है 120 से 320। और 36 जब होगा तो क्या होगा, होनिंग का फिनिश उतना अच्छा नहीं होगा। जब 600 होगा तो उसका क्या होगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा। इसका बहुत और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे डिफरेंट हम लोग होनिंग टूल यूज़ करते हैं। तो होनिंग जो टूल है उसमें हम लोग डिफरेंट एब्रेसिव स्टिक यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव स्टिक यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव स्टिक यूज़ कर सकते हैं, डायमंड का भी अलग से एब्रेसिव स्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो एक होन टूल है, तो इसमें सोचिए कि डायमंड का हम लोग एब्रेसिव स्टिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटली इसका सरकमफरेंस बराबर इक्वल डिस्टेंस में डायमंड स्टिक रहेगा।
या डायमंड जो आप लोग स्टोन रहेगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो डायमंड एब्रेसिव पार्टिकल किस लिए यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड किस लिए यूज़ होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस लिए यूज़ होता है, आपको देखना है। तो जब स्टील वर्कपीस का होनिंग करना पड़ेगा तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का आपको होनिंग टूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब कास्ट आयरन या नॉन फेरस मेटेरियल का जब आपको होनिंग करना पड़ेगा तब सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव स्टिक आपको बनाना है। जब टंगस्टन या सिरामिक से बने वर्कपीस का आपको होनिंग करना पड़ेगा तब डायमंड एब्रेसिव स्टिक आपको इस्तेमाल करना है। पावर स्ट्रोक होनिंग टूल आपको फिगर 4 में देखने को मिल रहा है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। और कटिंग फ्लूइड इसके लिए यूज़ होता है। तो कटिंग फ्लूइड को आप लोग इसमें बोल सकते हैं कूलेंट या आप लोग बोल सकते हैं उसको लुब्रिकेंट। तो इसमें मिनरल ऑयल कॉमनली यूज्ड इन द मैशिनिंग ऑपरेशन इज डाइल्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 part ऑफ ऑयल एंड 4 parts ऑफ केरोसिन बिफोर इट इज़ यूज फॉर होनिंग। तो इसमें मिनरल ऑयल यूज़ होता है। मिनरल ऑयल का कंपोजिशन होता है 1:4, 1 रहता है ऑयल और 4 रहता है केरोसिन ऑयल, ठीक है। इतने आपको समझ में आ गए हैं। इसका बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, होनिंग इज़ आइडियल फॉर फिनिशिंग इंटरनल सर्फेसेस। होनिंग किसके लिए आदर्श होता है, इंटरनल सर्फेसेस ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कॉम्बसन इंजन सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड अदर सिलिंड्रिकल व्हेयर रिटेंशन ऑफ लुब्रिकेंट फिल्म ओवर द सर्फेस इज इम्पोर्टेंट फंक्शनली। मतलब और भी आपको बताया है कि जहाँ पे लुब्रिकेंट फिल्म एक अच्छा से रिटेन होगा, मतलब जिसमें रह जाएगा, तो वो जगह में हम लोग होनिंग करते हैं। क्योंकि होनिंग करने के बाद क्रॉस हैच पैटर्न होता है और उसमें क्या होता है, लुब्रिकेंट उसमें रह जाता है, रिटेन हो जाता है। तो इसका कारण हम लोग ये सब सिलिंड्रिकल होलो जगह में हम लोग होनिंग करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये ऐसे एक वर्कपीस है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक है और इसमें होनिंग टूल जा रहा है और होनिंग ऑपरेशन कर रहा है। ओके, समझ में आ गया है। इसका बाद और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये होन इज एन एब्रेसिव स्टिक। एक होन क्या होता है, एक एब्रेसिव स्टिक होता है मेड आउट ऑफ द मटेरियल यूज फॉर ग्राइंडिंग व्हील। तो एक किस मटेरियल से बनता है, जैसे ग्राइंडिंग व्हील हम लोग बनाते हैं उसमें एब्रेसिव रहता है और उसमें भी बॉन्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें भी होनिंग टूल को बनाने के लिए सेम टू सेम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। Aluminum oxide, silicon carbide, diamond grids along with bonding material such as विट्रीफाइड एंड रेजोनाइट बॉन्ड आर यूज्ड फॉर द स्टिक। तो स्टिक को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पहले भी मैं आपको बताया हूँ। एज ए रूल हार्ड स्टिक आर यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कब हार्ड स्टिक यूज़ होगा, जब सॉफ्ट मटेरियल का होनिंग करना पड़ेगा, और सॉफ्ट ग्रेड स्टिक कब यूज़ होगा, जब हार्ड मटेरियल का होनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब पॉइंट का मैं कलेक्शन करके आप लोग के लिए मैं लाया हूँ। इसके बाद होनिंग मशीन में बी पुट इनटू 2 जनरल क्लासेस। तो होनिंग मशीन 2 टाइप होता है, एक होता है वर्टिकल होनिंग मशीन जो, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं जब लॉन्गर वर्कपीस होता है और मैनुअल ऑपरेशन जब आपको करना पड़ता है तब हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन का यूज़ करते हैं। और वर्टिकल मशीन का यूज़ हम लोग करते हैं जब वर्कपीस का लेंथ उतना बड़ा नहीं होता है और पावर फीड भी हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब हम लोग वर्टिकल होनिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बाद इसका डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका होनिंग टूल या होन, और इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका एब्रेसिव स्टिक है, 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 ओके। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें और भी अच्छा से बताया है। ये आपका एब्रेसिव स्टिक है, ये आपका एब्रेसिव स्टिक है, ये आपका एब्रेसिव स्टिक है। इसको अलग अलग भी किए हैं। और ये आप देख सकते हैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो पीले कलर का है वो एब्रेसिव स्टिक है, और वो एब्रेसिव से बनता है, वो एब्रेसिव और बॉन्डिंग मटेरियल से बनता है। और होनिंग जब भी हम लोग करेंगे तो बॉन्डेड एब्रेसिव से बनता है, क्योंकि वो बॉन्ड प्लस एब्रेसिव एक साथ मिक्स होके बनता है, इसीलिए। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत लंबे वर्कपीस है। तो इसमें जब आपको होनिंग करना पड़ेगा तब आप लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ वो था वर्टिकल होनिंग मशीन। तो उसमें उतना लंबा वर्कपीस को हम लोग पकड़वा नहीं सकते और हम लोग नहीं ऑपरेशन कर सकते। बट हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन में हम लोग इजीली बहुत लंबे वर्कपीस में भी हम लोग होनिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाया हूँ, ये वर्टिकल होनिंग मशीन है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्पिंडल है, हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल होनिंग मशीन का, और इधर आपको लगाना पड़ेगा होनिंग टूल या होन को लगाना पड़ेगा। इधर वर्कपीस जब रहेगा तो ये क्या करेगा, होनिंग टूल इसका नीचे आएगा, अप एंड डाउन भी करेगा, रोटेट भी होगा। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को और भी बताना है तो कंटिन्यू कीजिए। आप लोग एक एक करके नोट करते रहना। क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, हाउ मेनी एब्रेसिव स्टिक्स आर देयर इन होनिंग टूल। एक होनिंग टूल या होन में कितना एब्रेसिव स्टिक हो सकता है, तो 3 to 12, 3 से 12 पीस एब्रेसिव स्टिक हो सकता है, एब्रेसिव जर हो सकता है। ओके, इसका बाद एब्रेसिव स्टिक का डिस्टेंस कितना होता है होनिंग टूल में, तो सभी का डिस्टेंस इक्वल होता है। ओके, और इसका कटिंग स्पीड कितना होता है, देखो दो बुक में मैं देखा हूँ, दो बुक में दोनों अलग अलग हैं। एक में 10 to 30 मीटर पर मिनट दिया है होनिंग का कटिंग स्पीड, और दूसरा बुक में दिया है 60 to 70 मीटर पर मिनट। तो आप लोगों को देखना है एग्जाम में कैसा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो उस बेसिस पे आपको उसका आंसर करके आना। और इसका फीड रेट क्या हो जाएगा, 5 to 15 हो जाएगा फीड रेट इसका। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया। और होनिंग अलाउंस कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर से 0.25 मिलीमीटर होनिंग अलाउंस होता है। समझ में आ गया पूरा टॉपिक। और एक चीज़ आपको याद रखना है, होनिंग टूल इज यूज्ड इन द स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन और स्पेशल होनिंग मशीन। तो होनिंग टूल को हम लोग कहाँ पे फीड करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल या स्पेशल जो होनिंग मशीन होता है उसका स्पिंडल पर हम लोग होनिंग टूल को फीड करते हैं। तो इतना तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इसका बाद डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रोसेस में अगर डिफरेंस देखें तो प्रेफर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मूथ सरफेस ऑन फ्लैट एंड एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसेस। तो लैपिंग हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे फ्लैट आप लोग का सतह होता है उसमें भी हम लोग लैपिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में भी हम लोग कर सकते हैं, और होनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेफर किया जाता है इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में। इसके बाद बोला कंडीशन ऑफ सरफेस बिफोर ऑपरेशन, तो जनरली हार्डन एंड ग्राउंड। तो लैपिंग करने से पहले सरफेस क्या होना चाहिए, हार्डन और ग्राउंड, मतलब ग्राइंडिंग क्या हुआ होना चाहिए, और होनिंग के लिए ग्राउंड एंड फाइन मशीन होना चाहिए। ओके, इसका बाद प्रोड्यूस फाइन माइनर फिनिश फाइनर देन होनिंग, तो इसका फिनिश अच्छा होता है होनिंग से, और होनिंग में बोला लैपिंग से उसका फिनिश थोड़ा सा कम होता है। और इसका IT ग्रेड आपको दिया, इन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस IT01 और इसका IT4 दिया है। ओके, और इसमें बोला है कि लैपिंग हम लोग स्लाइडिंग सरफेस में नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग स्लाइडिंग सरफेस में होनिंग कर सकते। स्लाइडिंग मतलब जिसमें स्लाइड होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट में जब ऊपर स्लाइड करते हो तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग सरफेस। लैपिंग होनिंग क्या होता है और इसका अलाउंस भी कितना होता है मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। होनिंग का अलाउंस मैं आपको बता दिया हूँ, लैपिंग का अलाउंस भी आप लोग सुन लेना, पिछला क्लास में भी मैं आपको बताया हूँ। 0.005 मिलीमीटर टू 0.01 मिलीमीटर लैपिंग का अलाउंस होता है। तो ये था आप सभी के लिए डिटेल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला ऐसे हर टेक्निकल जॉब को आप लोगों को टॉपिक में क्लियर करते रहूँगा, क्योंकि मैं शुभजीत ठाकुर हूँ, कभी एक भी टॉपिक से मैं डरूंगा नहीं, ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।